हेलो। हाँ, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम क्लास 12th के लिए पॉलिटी का वीडियो जो हमने आधा उस दिन बनाया था, जिसमें हमने शीत युद्ध के बारे में बताया था, उसके क्या कारण थे, उसमें किन किन देशों की भूमिका थी और उसके दुनिया पे क्या परिणाम पड़े। आज हम उसके आगे की बात को बताना शुरू करेंगे, जिसमें शीत युद्ध अंत कैसे हुआ और शीत युद्ध के बाद की स्थिति क्या हुई और दुनिया फिर अलग अलग ध्रुव में बटी हुई थी या कोई एक ही शक्ति उस समय फिर दुनिया में राज की। इस चीज़ को समझेंगे। जैसा कि हम लोग ये जान चुके थे कि शीत युद्ध के समय में दुनिया दो ध्रुव में बटी हुई थी। दो ध्रुव में बटी हुई थी, यानी एक खेमा सोवियत था और दूसरा खेमा अमेरिका था। दुनिया में हर देश को कोई न कोई एक खेमा चुनना पड़ रहा था। ये इन ताकतों के द्वारा उन सभी कमज़ोर देशों को और वो अभी जो जो कुछ ही वर्ष पहले जो आज़ाद हुए देश थे, उनके ऊपर एक ज़बरदस्ती थोपी गई व्यवस्था थी कि आपको कोई न कोई खेमा चुनना है, जिससे जिसमें अब चूंकि वो गरीब होते थे और अभी जल्दी ही उनकी आज़ादी मिली हुई होती थी, तो उनको बहुत सारी संसाधन, मदद और जो है अपने विकास के लिए बहुत सारी आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके चलते वो इन इन ताकतवर देशों पर निर्भर थे। तो मजबूरी के कारण उन देशों को कोई न कोई एक खेमा चुनना पड़ता था। इसी की एक कहानी और आती है। अब हम इस सारी लड़ाई को, जो ये शीत युद्ध हो रहा था, इसको जरा भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। हम भी 1947 में आज़ाद हुए थे। हमारी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे पास संसाधन कम थे, गरीबी थी और देश में न उद्योग धंधे कल कारखाने उतने नहीं थे जितना चाहिए। एक बड़ी जनसंख्या का पेट पालने के लिए न उतना अनाज होता था, न इतना उत्पादन होता था कि उससे हम दुनिया के और देशों को दे सकें और जिससे हम पैसा कमा सकें। ऐसी स्थिति थी नहीं, तो हमारी भी निर्भरता उन देशों के ऊपर थी। अब 47 में ही आज़ादी पाकिस्तान को भी मिली थी, 47 में ही हमको मिली थी। दुनिया में इन दोनों ताकतों का प्रभाव हम दोनों के ऊपर भी हुआ। समय आता है 47 के बाद का 1948 का। 1948 में भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान की सरकार के समर्थन से जो कबीलाई लोग थे, कबीलाई लोग का मतलब ये होता है, ये कबीले वाले लोग थे और ये लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर के राज्य के थे। उत्तर के राज्य जिसको बोलते हैं खैबर पख्तूनवा, उस राज्य में जो पख्तून कबीले के लोग थे, जो पख्तून समुदाय के थे और वो पख्तून कबीले के थे, इन लोगों को पाकिस्तान सेना के द्वारा सहयोग दिया गया और इनसे कहा गया कि आप इस जो है जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपर, जो तब तक भारत के गणराज्य में शामिल नहीं हुआ था, उस पर कब्जा कर लीजिए। और वो सारे के सारे कबीलाई पाकिस्तानी सेना के सहयोग से भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्से पे कब्जा करने के लिए हमला कर देते हैं। समय था 1948 का, जिसमें तत्काल में जो उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे, उन्होंने जब कबीलाइयों के द्वारा आक्रमण हुआ तो उससे पहले तक तो वो भारत में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, लेकिन जब कबीलाइयों ने हमला किया तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले हमारे लोगों की सुरक्षा करिए और फिर मैं आपके देश में शामिल होने को तैयार हूँ। तो नेहरू जी की हरी सिंह से मित्रता, मतलब किसी प्रकार का व्यवहार नहीं था नेहरू जी और हरी सिंह में। लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे ये दोनों लोग, क्योंकि लंदन में ये दोनों लोग साथ ही में पढ़ते थे और किसी कारण से उसी विद्यार्थी जीवन के समय से ये दोनों के बीच में एक खुन्नस थी, एक मनमुटाव थी, जो बाद में एक राजनीतिक कारण के रूप में बन गई थी, जिसके चलते नेहरू जी तत्काल में इनका मदद करने के लिए तैयार नहीं थे।
लेकिन फिर सरदार पटेल ने परिस्थिति को समझा और भारतीय सेना को आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में पहुंच के और जम्मू कश्मीर में जो कबीलाई हमला कर रहे हैं उनको वहां से रोकें और उनको भगाएं और जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र की रक्षा करें। अब चीज़ें होती हैं, सेना वहाँ पहुँचती है, लड़ती है और कबीलाइयों को काफ़ी दूर तक भगा देती है और उसके बाद उसको वहीं रोकी रहती है। लेकिन हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री के अदूरदर्शिता के कारण जो है वो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके चले जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के बाद जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है, जिसके चलते जहाँ तक उस समय भारतीय सेना ने कबीलाइयों को रोका था वो हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर है और उसके उस पार का हिस्सा जहाँ तक कबीलाइयों ने जीता था वो पीओके है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको बोला जाता है। ये विवाद, इस विवाद के माध्यम से अमेरिका और रूस ने भारत, इन एशिया की दोनों शक्तियों को अपने अपने पाले में लाने की कोशिश की, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और रूस ने भारत का साथ दिया। रूस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लेनिन की विचारधाराओं से प्रभावित थे और बाद में स्टालिन से उनकी मित्रता हो गई। अब चीज़ें यहाँ पे समझने वाली हैं कि जो तात्कालिक आज़ाद देश थे, अब ये हमारे ऊपर उनके द्वारा थोपी गई एक मजबूरी ही थी कि हमको कोई ना कोई खेमा चुनना था। ये भारत के साथ तो थी ही, लेकिन पाकिस्तान इसको एक अपनी उपलब्धि मानता था कि मुझे अमेरिका के खेमे में जाने का मौका मिल गया। और उसी खेमे के बल पे 1965 में अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया। एक टैंक था उस समय, वो युद्ध में ऐसा माना जाता था जिस देश के पास पैटर्न टैंक होगा वो कभी लड़ाई हार ही नहीं सकता है। 1965 में अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया और उस पैटर्न टैंक की मदद से पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया। और तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 64 में मर गए थे और उनके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो कुछ समय के लिए बने। लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और शास्त्री जी अपनी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और देशभक्ति से देश की जनता का पूरी तरीके से समर्थन हासिल किए हुए थे। युद्ध की परिस्थिति जब बनी तो उन्होंने लोगों से कहा कि हम एक टाइम नहीं खाएंगे, हाँ, लेकिन हम अपने सैनिकों के उत्साह और उनके साथ इस युद्ध में कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। देश उस समय आज़ाद होने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और चीज़ें फिर तेज़ी से फिर यहाँ भी बदलती हैं। युद्ध को बंद करने के लिए अमेरिका और रूस दोनों तरफ से दबाव पड़ने लगता है और तत्कालिक रूस में एक जगह थी ताशकंद, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान देश का हिस्सा है। उस ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता होता है और उस समझौते के बाद भारत ने पाकिस्तान के लाहौर तक के हिस्से को कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ना पड़ा। अब देखिए, ये युद्ध की परिस्थितियां हैं, चाहे युद्ध के बाद के हालात की परिस्थितियां हैं, हमें कोई ना कोई एक खेमा चुनना पड़ा। हम रूस के खेमे में चले गए और पाकिस्तान अमेरिका के खेमे के सहयोग से हमें हरदम परेशान करने की कोशिश करता रहा। अमेरिका भी ये जानता था कि भारत से उसका व्यक्तिगत कोई बैर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मदद चाहने के लिए वो लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करते रहता था। अब ये स्थिति ऐसी ही और बनती रहती है और समय आ जाता है 1971 का। 1971 में जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान था, ये आज़ादी के समय दो भाग में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज का बांग्लादेश के रूप में एक देश है और जो पूर्वी और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वही मुख्य पाकिस्तान था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये पाकिस्तानी जो लोग थे इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे, यानी बंगाली भाषी लोगों पे शासन करना शुरू किया और वहाँ से जो बंगाली बोलने वाले जो पाकिस्तानी थे उनके ऊपर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपनी शुरू कर दी।
जबरदस्ती उनको अपने संस्कार में लाने लाने की क्रिया शुरू कर दी, जिसके चलते वहाँ की जनता में विद्रोह हो गया। और उसको दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने लाखों बांग्लादेशियों की, लाखों बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की हत्या कर दी। वो क्या मुसलमान, क्या क्या हिंदू, क्या कोई और धर्म, उन्होंने सारे बंगाली बोलने वालों की या तो वो उर्दू बोलना शुरू करना, या तो वो मारे जाएं, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी। ऐसे में जो तत्काल में 1971 के समय में जो बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान में जो उस समय नेता थे बंगालियों के, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने तत्कालिक भारत सरकार के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मदद मांगा, और इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली बोलने वाले लोगों की मदद करने के लिए उनको आश्वासन दिया। और उसके बाद भारत ने एक शांति सेना बनाई, जिसका नाम दिया मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी एक सेना का गठन किया, जिसमें उन विद्रोही बांग्लादेशियों को शामिल किया गया, उन विद्रोही जो है पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली बोलने वाले लोगों को शामिल किया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया। और फिर इन्हीं के सहयोग से भारत जो है, भारत भी उनको आज़ाद कराने की लड़ाई में कूद जाता है। और उसके बाद 71 में भारत के श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के द्वारा भारी बमबारी की जाती है, और इस बमबारी का परिणाम ये होता है कि भारत मजबूर हो जाता है सीधे सीधे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में आने के लिए। और उसके बाद भारतीय सेना के सहयोग से जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको आज़ाद करा दिया जाता है। और आज़ाद करा देने के बाद वहाँ के तत्कालिक वहाँ पे जो वहाँ के बंगाली लोग थे, उनके जो सबसे बड़े नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इस प्रकार से 71 की लड़ाई के समय तक भी भारत की जो स्थिति थी वो शीत युद्ध से प्रभावित थी। हम रूस के खेमे में थे। इस लड़ाई में एक घटना होती है जिसके माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार हम भी शीत युद्ध से प्रभावित थे। अब परिस्थिति क्या बनती है, 71 की लड़ाई में अमेरिका खुल के पाकिस्तान का साथ देता है। जब उसको ये लगता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को हरा देगी, तो उसके बाद भारत के क्षेत्र का जो बंगाल की खाड़ी है, उस हिस्से में अमेरिका अपना सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा भेजता है, जिसको बोलते हैं 7th इन फ्लीट, यानी 7वां बेड़ा। उस 7वां बेड़े को भेज देता है। अब उस 7वें बेड़े के आ जाने से भारतीय सैन्य क्षमता में थोड़ी सी खलबली मच जाती है कि क्या हम इसका सामना कर पाएंगे। और तत्कालिक राजनीतिक नेतृत्व जो इंदिरा गांधी के हाथ में था, उन्होंने अपने रशियन मित्र से तत्काल में इसकी मदद मांगी कि हमारी आप मदद करिए अमेरिका के द्वारा जो परिस्थिति उत्पन्न की गई है उससे लड़ने के लिए। और ऐसा जान के रूस ने तुरंत मदद दी, और रूस ने भी अपने सबसे ताकतवर नौसैनिक बेड़े को उन अमेरिका के 7वां नौसैनिक बेड़े के आगे खड़ा कर दिया और उसको वापस चले जाने की चेतावनी दी। और उसने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जो आप वापस नहीं जाते हो तो ये युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में ना होके इस बंगाल की खाड़ी में ही होगा। और उसके बाद जो अमेरिका की नौसेना होती है, वो उनकी इस चेतावनी को सुनने के बाद अपने 7वें बेड़े को हटा लेती है। और उसके बाद युद्ध पूरी तरीके से भारत के पक्ष में घूम जाता है, और हम पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करा देते हैं, और वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान को फिर प्रधानमंत्री बनाते हैं। और फिर हम पूरी तरीके से रूस के खेमे में माने जाते हैं, और पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिकी खेमे माना जाता है। ये हो गई ये स्थिति। अब उसके बाद ये दौर धीरे धीरे और आगे बढ़ता है। उसके बाद शीत युद्ध अपने समाप्ति के दौर में क्या होता है, शीत युद्ध जब अपने समाप्ति के दौर में रहता है, तो शीत युद्ध समाप्ति के दौर में यह होता है कि जब दुनिया के दोनों गुट में से कोई एक गुट कमजोर होगा तभी युद्ध खत्म होगा। भाई, जब दो ताकतवर लोग लड़ेंगे तो जब तक एक आदमी मरेगा नहीं, तब तक जो है युद्ध समाप्त नहीं होगा।
यही स्थिति उस दौर में भी हुई शीत युद्ध की समाप्ति को लेकर। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चालाकियों के द्वारा रूस का विघटन करा दिया जाता है। 1991 में रूस का विघटन करा दिया जाता है। जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, उसको जो है उसको छोटे छोटे 15 देशों में बांट दिया जाता है। जो आज का तत्कालिक रूस है, इससे पहले इसके सहयोगी 15 देश थे, जिनको 1991 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के कुटिल चालों के चलते रूस से अलग होना पड़ता है। रूस से अलग हो जाने के चलते ये वही हिस्से थे जो रूस से अलग हुए, जिनके बल पर रूस शक्तिशाली हुआ था। और जब शक्तिशाली हुआ था तो ये समय 1992 का दौर था, और रूस अब जो है अपने 15 भाग को खो लेने के बाद अब कमजोर हो चुका था। अब उसके पास उस तरीके की न ताकत थी न क्षमता थी। उसके बाद तात्कालिक रूस के जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव ने 1992 में शीत युद्ध के समाप्ति की घोषणा कर दी, और उसके बाद रूस के इन 15 भागों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए इनको अलग 15 देश की मान्यता प्रदान कर दी। ऐसी घोषणा के बाद उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया, और उसके बाद 1992 के बाद पूरी दुनिया में शीत युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, या ये कहिए उसी समय समाप्त हो जाता है, और दुनिया का सर्वे सर्वा एकमात्र चौधरी अमेरिका ही बन के बैठा रहता है, जो आज तक अपनी चौधराहट दुनिया के अन्य देशों पे थोपता रहता है। ये हो गई शीत युद्ध की समाप्ति। अब आते हैं कि जब जैसे आपको लिखना रहेगा शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, तो आप कुछ कारणों और कुछ टॉपिक को लिख के इसको और क्लियर करेंगे। जैसे शिथिलता क्या हुई, वैचारिक संघर्ष में शिथिलता आ गई। भाई एक पक्ष कमजोर जब हो गया तो वो क्या अपनी विचार को रखेगा, वो अगले के विचार को ही मानना उसकी मजबूरी हो जाएगी, तो ये वैचारिक शिथिलता हो जाती है। दूसरी, इन दोनों के बीच में जब दोनों ताकतें अपने सर्वोच्च स्थान पे थीं, तो उसी बीच में एक संस्था काम कर रही थी। एक संस्था कहिए या दुनिया में एक अलग गुट काम कर रहा था। 1955 का समय था। ये अपना काम करना तभी शुरू कर चुके थे। इसमें तत्कालिक भारत देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका थी। जिस संगठन को नाम दिया गया गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब ही होता है हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन सा बन गया था और गुट निरपेक्ष संगठन बना। गुट निरपेक्ष संगठन का में यूगोस्लाविया एक देश था जिसके नेता टीटो थे, और एक देश था मिस्र, वहाँ पे कमाल पाशा थे, और इंडोनेशिया एक देश था, वहाँ के प्रधानमंत्री थे सुकर्णो। इन सभी के मदद से तत्कालिक समय में 1955 के समय में गुट निरपेक्ष संगठन बना। अब इस संगठन के ने दुनिया के अन्य देशों में तमाम सम्मेलन, तमाम संगोष्ठियां और तमाम कार्यक्रम आयोजित करके अन्य देशों को अपने संगठन में शामिल होने को प्रेरित किया। बहुत सारे देश दुनिया की इन दोनों ताकतों के बीच में पिसना नहीं चाहते थे कि दो शक्तिशाली लोग लड़ें और उनके पैरों के नीचे वो कुचले जाएं। ऐसा वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन सारे देशों ने जो कमजोर थे उस समय, जो अभी कुछ ही समय पूर्व ही वो आज़ाद हुए थे, ऐसे बहुत से देश इस गुट निरपेक्ष संगठन में शामिल हो गए। तो दोनों ही ताकतों के लिए एक समस्या था, लेकिन इन दोनों ताकतों ने ऐसा खेल शुरू किया कि उस गुट निरपेक्ष संगठन का सबसे शक्तिशाली देश जो भारत था, उसी के खिलाफ अमेरिकी षड्यंत्र रचा जाने लगा पाकिस्तान के माध्यम से, जिसके बाद भारत भी मजबूर हो गया 1971 में आते आते रूस के खेमे में जाने के लिए। इस तरीके से हम चाह के भी गुट निरपेक्ष होते हुए भी हम खेमे का हिस्सा हो गए। लेकिन जब हम इसकी गुट निरपेक्ष का अंत कैसे हुआ, तो उसके प्रमुख कारण में लिखेंगे विचारों का अंत, दूसरा लिखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि ये काफ़ी हद तक अपना प्रभाव उस समय की परिस्थिति पर डाल पाया। ऐसे डाल पाया कि जब ज़्यादातर देशों को इसने अपने तरफ खींच लिया तो वो दोनों गुट में जा ही नहीं पाए।
जब तक कोई उन देशों के साथ विशेष परिस्थिति नहीं बनी। ठीक, तो पहला तो विचारों में शिथिलता हो गई, दूसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन आ गया। उसके बाद हम लेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, दुनिया के बहुत सारे देश इन गुटों में शामिल होके अपनी ऊर्जा क्षमता को लगातार वो खत्म कर रहे थे। जिसको वो अपने विकास में लगा सकते थे, वो सारी ऊर्जा और क्षमता को वो अपनी सैन्य ताकत में लगा रहे थे, जो युद्धों में उलझी हुई थी और जिसके चलते उनका विकास रुक गया था। तो वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। तो वो आर्थिक ताकत थी जो तीसरा सबसे प्रमुख बिंदु होता है। पहला विचारों में शिथिलता, दूसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था उसका आ जाना, तीसरा आर्थिक ताकत। इस प्रकार से हम देखेंगे तीन महत्वपूर्ण कारण निकल के आते हैं। कुछ और बिंदु हैं, उनको जानेंगे। परमाणु हथियारों पर नियंत्रण। परमाणु हथियारों पर जब नियंत्रण हो गया तो ये जो ताकतवर देश थे दुनिया के, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य बने, इन सभी देशों के पास जब परमाणु बम आ गया, इन सभी देशों ने सोचा कि हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं। किसी देश के बीच में अगर जो कोई मनमुटाव किसी बड़ी चिंगारी का रूप ले लेता है तो एक भयंकर युद्ध हो जाएगा जिससे दुनिया का अंत हो जाएगा। तो इसलिए इन सारे देशों ने मिलकर एक परमाणु अप्रसार संधि की और उससे पहले इन सभी ने अपने परमाणु बम को सीमित संख्या में रखने के लिए एक समझौता कर लिया। उसके बाद जब समझौता कर लिया, उस समझौते का नाम था स्टार्क 1 नाम से एक समझौता हुआ, जिसमें ये सारे शक्तिशाली देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, जिनकी संख्या 5 है, ये सारे सदस्य जो है अपने परमाणु बम को सीमित करने पे तैयार हो गए। अच्छा, जब इन्होंने अपने परमाणु बमों को सीमित करने पे अपनी रजामंदी दिखा दी, तो इन्होंने ये पूरी कोशिश की कि दुनिया का कोई और देश ये परमाणु बम न बनाए। इसके लिए इन्होंने परमाणु अप्रसार संधि का प्रारूप लाया और जिसमें बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किया। काफ़ी दबाव इन देशों ने बनाया कि भारत भी समझौते पर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन भारत ने बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ठीक, उसके बाद ये देखना हुआ कि ये चार संधियां हुई। पहला वैचारिक शिथिलता, दूसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन, तीसरा आर्थिक ताकत, चौथा परमाणु अप्रसार संधि या परमाणु बम को धारण करने वाले जो देश थे, उन्होंने अपने शक्ति को सीमित करने पर सहमति बना ली। तो आप इन 4 टॉपिकों के माध्यम से शीत युद्ध के अंत के विषय में आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है जो काफी महत्वपूर्ण है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन कौन से नेता थे। तो उसमें हमने जैसा कि आपको बताया कि इसके प्रमुख जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद